नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पे हमने क्लास 1 की पूरी साइंस पढ़ ली है। आज हम लेके आए हैं सैंपल पेपर नंबर 5। ठीक है, 4 सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, क्लास 10 का कोई सा भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप क्लिक कीजिए और कोई भी चैप्टर जिसपे आपको डाउट है वो भी आप देख सकते हैं। असर्शन रीजन के लिए अलग से वीडियोस हैं, सब्जेक्ट वाइज डले हैं, चैप्टर वाइज डले हुए हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी है उसका एक साथ पूरा वीडियो है, केमिस्ट्री है उसका एक साथ पूरा वीडियो है, फिजिक्स है पूरा उसका एक साथ वीडियो, उसमें अलग अलग चैप्टर सेपरेट हमने किए हुए हैं। ठीक है, यहां पर अगर आपको 95 से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं तो आप चैनल पे रिलायबल हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मजा आया साल भर पढ़ा के। हमने लगभग अक्टूबर से यहाँ पे वीडियोस डालने चालू किए, रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, देखिए चैनल को, मैसेज डालिए, कुछ डाउट है वो पूछिए। ऐसे ही हम अगले साल 11th और 12th की भी केमिस्ट्री प्लस 10th और 9th का जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो तो है एक, प्लस साथ में हम 11th और 12th की केमिस्ट्री का कंटेंट भी यहाँ पे डालेंगे। तो चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। ठीक है, चलिए, हमारे पास सेक्शन नंबर सेक्शन दिया हुआ है 1 और इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पे करने हैं। एक 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक मारना है। ठीक है, चलिए, हमारे पास 4 ऐसे करके लाइक टेस्ट ट्यूब दिए हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्ट्रिप डाला है एल्यूमिनियम, सॉरी कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक का। और इन चारों में हमने ऐसे करके 10 ml सॉल्यूशन डाल दिया है आयरन सल्फेट का, FeSO4 का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है। अब FeSO4 का अगर रिएक्शन मैं कॉपर से करूंगा तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज अ लीस्ट रिएक्टिव। अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन FeSO4 से करूंगा तो भाई हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा कलर देगा? ब्लैक रेसिड्यू देगा, ब्लैक कलर देगा। ठीक है, और वही हमें निकालना भी है। बताइए किसमें से ब्लैक आ रहा है? तो पहला तो हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम, देन आयरन। आयरन इटसेल्फ आयरन सल्फेट को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है? तो ये रिएक्शन तो होगी नहीं, मतलब कॉपर और आयरन तो रिएक्शन करेगा नहीं। और आखिरी में कौन रिएक्शन करेगा? जिंक। जिंक आयरन सल्फेट को में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कौन कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम और जिंक कर रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक के करने का मतलब क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट वन। मतलब यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम और जिंक आपस में रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। What is the color of residue left in the test tube when thermal decomposition of iron sulfate is there? थर्मल डिकम्पोजिशन अगर मैं करूंगा आयरन सल्फेट का, FeSO4 का, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो बताइए कौन सा कलर हमें मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन होता है आयरन सल्फेट का, फेरस सल्फेट का जब भी होता है तो हमें ब्राउनिश ब्लैक कलर हमें मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इनडाइजेशन? जब भी आपको अपच हो जाता है, खाना पचता नहीं है, एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कौन सी मेडिसिन हम इसमें से यूज करते हैं? देखो, एंटीसेप्टिक करते नहीं, एंटीबायोटिक नहीं करेंगे, एनाल्जेसिक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम एंटी एसिड यूज करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग, एंटी एसिड इज अ करेक्ट वन। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड? इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए COOH। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये वाला आपका तो मीथेन है ना, ये वाला आपका COO है, ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये OH है, मतलब ये अल्कोहल है, तो जिसमें COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक मेटल है, उसको हम हीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ। किसी भी मेटल को अगर हम हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया जिंक, जिंक को अगर आप H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो बनाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, और साथ में क्या बनाता है? क्या बनाएगा? ZnSO4, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी यहाँ से। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो कैसे निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो पानी से ट्रेवल करके निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, किस मेथड से हाइड्रोजन गैस निकलती है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद द वाटर? कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? देखिए, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पानी के साथ रिएक्शन ही ना करे।
इट रिएक्ट विद वॉलेंटली विद द वाटर, ये वॉलेंटली रिएक्ट करे पानी के साथ, ऐसा भी नहीं है। इट रिएक्ट वेरी लेस वॉलेंटली विद द वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करता है लेकिन लेस वॉलेंटली, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बम विस्फोट नहीं हो जाता, तो लेस वॉलेंटली पहला ठीक है। और जब भी रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन फॉर्म, तो सी एंड डी इज अ करेक्ट वन। कहां है? ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी इज अ करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ? फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किस में प्रेजेंट होता है COOH? अभी जो पीछे कुछ क्वेश्चंस पहले आया था उसी में दिया हुआ ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फूड कंपोनेंट बीइंग इन द स्टमक, खाना जो डाइजेस्ट होता है वो स्टमक में कौन सा डाइजेस्ट होता है? स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन जो है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। चलिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, जब एक जैसे जीन अल्टरनेटिव मतलब अगल बगल में बैठेंगे उसको हम एलील्स कहते हैं, वो एक दूसरे के एलील होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब किस पे डिपेंड करता है? देखिए सबसे ऊपर होता है हमारे पास, ये अपन पहले बनाते हैं पिस्टल का डायग्राम। पिस्टल में 3 चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा से लेके जो ओवरी या ओव्यूल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, डिपेंड करता है स्टिग्मा, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड द लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, नहीं। पॉलन ग्रेन एंथर, नहीं एंथर से तो कहां, पॉलन ग्रेन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड द ओव्यूल, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा के स्टार्टिंग से स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है या ओव्यूल है, तो यहां से लेके ओव्यूल तक जो लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो पॉलन ट्यूब कहां से कहां होता है? जहां से पॉलन ग्रेन चालू होता है स्टिग्मा से और कहां तक जाता है? ओव्यूल तक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम कंट्रोल बाय हेरिडिटी इज कॉल्ड, जो क्रोमोसोम का ऐसा कंपोनेंट जिसको हेरिडिटी कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वेल स्टेन्ड लीफ पील माउंट व्हेन ऑब्जर्विंग अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप शोज न्यूक्लियाई इन, वही कह रहा है कि हमारे पास एक लीफ है जिसका पील हमने निकाल लिया है, उसको हाई माइक्रोस्कोप पावर में रखेंगे, शोज न्यूक्लियाई इन, वो न्यूक्लियाई किस में दिखाता है? देखिए हमारे पास वहां पे 2 चीजें दिखती है हमें, एक तो दिखता है गार्ड सेल्स और एक दिखता है एपिडर्मल सेल, तो 2 तरीके के सेल्स हमें वहां पे दिखते हैं, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट का क्या होता है? देखिए करंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक शॉर्ट भी डाला था हमने इसको इसी सेम फिनोमेना पे हमारे चैनल पे, वो रील का डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस हेविली मतलब बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट इंफिनिटी पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, देखिए 2 वायर है, ठीक है, दोनों वायर का लेंथ और मटेरियल और डायमीटर सेम है, लेंथ और डायमीटर दोनों सेम है, ठीक है। पहले उसको सीरीज में लगाइए तब उसको पैरेलल में लगाइए, पहले सीरीज देन पैरेलल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, V का वैल्यू दोनों का सेम है, द रेशियो हीट प्रोड्यूस बाय पैरेलल एंड सीरीज वुड बी, सीरीज में और पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। सुनिए हमारे पास H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, ये सीरीज के लिए निकाल लिया, और यही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे पैरेलल के लिए, I स्क्वायर RT। तो यहां पर सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो सीरीज का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज, पहला देखो जो पहला वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस R है, तो R प्लस R कितना आ जाएगा? 2R नेट, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास R की जगह पे 2R, ठीक है। चलिए अब आगे हमारे पास जब पैरेलल आया तो 1 2, तो ये ऊपर वाला R नीचे वाला R, तो 1 बाय नेट निकाला अगर अपन ने, ये आ जाएगा 1 बाय R प्लस 1 बाय R, तो R नेट कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 2 बाय R। तो R अगर मैं पैरेलल वाले का R निकालू, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल निकालू अगर मैं RP, तो आ जाएगा R बाय 2, ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस आ गए। मतलब कुल मिला के हमारे पास एक मिनट है ना, सीरीज वाले का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? सीरीज वाले का रेजिस्टेंस भाई साहब हमारे पास आ रहा है 2R,
सीरीज वाले का रेजिस्टेंस आ रहा है 2R और पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस आ रहा है R/2। ये हमारे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। हीट कैसे निकालते हैं सीरीज में, I²R/T। तो आई कितना होता है, आई होता है V/R, तो V²/R²R/T। एक आर से एक आर कट दो तो V²R और ये आ गया T। और यही पैरेलल वाले का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास V²R/T। दोनों का हम क्या निकालते हैं, रेशियो, मतलब हीट इन पैरेलल, हीट इन सीरीज अपॉन में हीट इन पैरेलल। हीट इन सीरीज क्या है, V²R/T और ये आएगा V²R/T। टी से डी काट दिया। सुनो, हमारे पास उनने पहले ही बोला जो पोटेंशियल है वो सेम है, पोटेंशियल सेम है, काट दिया। सुनो, जो ऊपर वाला है आर है उसमें लगाएंगे एस, इसमें लगाएंगे पी, तो ये आ जाएगा 1/RS। ये घूम के ऊपर जाएगा तो RP अपॉन में 1। आरपी की वैल्यू हम रख देते हैं, आरपी की वैल्यू है R/2। RS की वैल्यू दी है 2R, दो से दो काट दिया तो ये आ जाएगा 1/4। मतलब HP सॉरी HS रेशियो HP अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक। हीट प्रोड्यूस इन सीरीज इज 1 एंड हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज 4, है ना, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, देखो, यूज्ड इन कुकिंग, नहीं भाई, ग्रीन हाउस गैस कुकिंग में यूज नहीं होती। ग्रीन कलर की होती है, नहीं, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। आखिरी वाला तो पढ़ लेते हैं पहले, दूसरा इसको। ट्रैप सोलर रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, हाँ, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी गलत है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग ओनली टू द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इनमें से कौन सा सिर्फ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होता है, ठीक है। अब बात समझिए, प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजोआ तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्मॉल फिश जो होती है ना, वो ऐसे वेजिटेबल्स और इन सबको ऐसे खा लेती है, तो हाँ, ये जा सकती है, स्मॉल फिश जा सकती है। ग्रास ऑपर ग्रास खाता है, ये हो सकता है। स्नेक स्नेक तो नहीं जाएगा, ठीक है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ही होता है। चलिए, हमारे पास बी और सी सही है, बी और सी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज ऑन सनलाइट, जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद जैसे ही उसको सनलाइट में रखते हैं। चलिए, इट बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद द कार्बोनेट प्रेजेंट इन द एयर, जो सिल्वर है वो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सुनिए, कॉपर जो होता है ना वो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ऐसे जब उसको हम रखते हैं, तो यहाँ पर जो असर्शन है वो तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एज यूनिक एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ होता है, तो असर्शन इज अ ट्रू वन। बट ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन द बोथ फर्टिलाइजेशन, दोनों में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सोलेनोइड एक्सपेंड्स, सॉरी, अ सोलेनोइड टेंड्स टू एक्सपेंड, मतलब एक सोलेनोइड एक्सपेंड होता है जैसे उसके अंदर हम करंट को पास करते हैं। एक सेकेंड, जैसे उसके अंदर हम करंट को पास करते हैं, नहीं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता कि सोलेनोइड एक्सपेंड कर जाता है जब उसमें करंट देते हैं, तो असर्शन जो है वो गलत है, असर्शन इज अ फॉल्स वन, रीजन इज ट्रू, ऑब्वियस है, क्योंकि जब ऐसा आपको कभी भी ऑप्शन मिलेगा कि असर्शन रॉन्ग हो रहा है तो ट्रू हो ही जाता है, ठीक। अ मैन इज कि हर आदमी ओमनीवोरस, वो ओमनीवोरस होता है, मतलब वो सर्वाहारी होता है, वो मांस भी खा लेता है। ओमनीवोरस,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट सेपल एंड पेटल। सेपल और पेटल में क्या डिफरेंस होता है? तो सेपल क्या है? देखिए सेपल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। सेपल का जो कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो बर्ड के टाइम पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ना, ग्रीन कलर का होता है, उसको सेपल कहते हैं। पेटल क्या होता है? पेटल एक बेसिकली कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना, उसको हम पेटल कहते हैं। तो कलरफुल पार्ट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा क्या है? देखिए जो सेपल होता है ना बेसिकली वो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है एज प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड, तो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और यहां पर जो हमारे पास पेटल है वो बेसिकली ना पॉलिनेशन के लिए होता है, अट्रैक्ट एक मिनट, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। तीसरा पार्ट हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली इसमें? देखिए जो सेपल है ना, सेपल के जो कॉम्बिनेशन मतलब ढेर सारे सेपल जहां पे होते हैं उसे हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइन होके कैलिक्स बनाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा सा, पेटल्स। पेटल्स का जो सारा कॉम्बिनेशन होता है उसे क्लोरल कहते हैं, ठीक है, कोरोला कहते हैं, सॉरी कोरोला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड गिव रीजन। डे टाइम में ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, और रात में प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो डे में फोटोसिंथेसिस होता है, डे में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। और नाइट में आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस लिख दीजिएगा, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हाँ एग्री करते हैं। गिव रीजन, रीजन दे दिया मैंने आपको। चलिए ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस्ड एक्सक्रीटेड बाय देम, एक्सप्लेन। जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो देयर वेस्ट के मतलब वो किस तरीके का वेस्ट निकालते हैं उसके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। पहला होता है एमिनोटेलिक, एक सेकेंड, पहला होता है अमीनोटेलिक, दूसरा होता है यूरिकोटेलिक, और तीसरा होता है हमारे पास यूरियोटेलिक। देखिए एमिनोटेलिक क्या होता है? जहां पर वेस्ट एज अ निकलता है अमोनिया, जहां पे अमोनिया ही एज अ वेस्ट निकलता है उसको कहते हैं एमिनिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या होता है? जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो, जहां पे यूरिन निकले। और यूरियोटेलिक क्या होता है? जहां पे यूरिया का फॉर्मेशन हो एज अ वेस्ट। 23 का मैं यहाँ पे शायद और वाला भी दिया है, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। ऑर्गेनिज्म वेस्ट तौर पे क्लासिफाई किया गया है और उसको एक्सप्लेन करिए। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक क्या होता है? देखिए जो अमोनिया निकालते हैं एज अ वेस्ट, ठीक है। एक होता है यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालता है, ठीक है। जो क्या निकालते हैं बेटा? यूरिक एसिड निकालते हैं एज अ वेस्ट। और एक होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है? जो यूरिया को एज अ वेस्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो 3 टाइप की चीजें हमारे पास है, ठीक है, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे पास दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस। देखिए सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आप याद रख लीजिए। कितना दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 100 आ गया और वो 100 आएगा माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू, ठीक है, सॉरी प्लस 1 अपॉन में यू। फोकस कितना दिया हुआ है? 200, ठीक है। 1 बाय वी माइनस 1 बाय 100,
100 को इधर साइड ले लीजिए तो 1/200 और प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 200। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 तो आ जाएगा 3/200 और ये गया 1/v। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/3। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66.67 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास v का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या निकालना है, पोजीशन। एक बात समझो, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में राइट साइड में बनता है। मतलब ऐसा मैं यहां बना देता हूं, जो अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कॉन्वेक्स में जो इमेज है वो ऐसे बनती है यहाँ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यही बनेगा ना, तो इमेज जो है वो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, बिटवीन कहाँ बनेगा बेटा, ये लाइन तो फोकस पे जा रही है और ये पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है दैट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बन रहा है, अपसाइड डाउन नहीं बन रहा। एक मिनट वेट, अपसाइड डाउन नहीं बन रहा, इमेज अपसाइड डाउन नहीं बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ये मिटा दे रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, इमेज का डिस्टेंस है 66.67 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -100। तो मैग्निफिकेशन अपने पास आ जाए, अच्छा मैग्निफिकेशन में तो ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस से माइनस कट गया तो आ जाएगा आपके पास 0.6667। तो मैग्निफिकेशन इज 0.6667। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, ऐसे कोई भी पेड़ जो कि लेक या पॉन्ड के सरफेस पे रहकर अपना लाइफ को प्रोसेस करते हैं, उसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है फाइटोप्लैंक्टन्स का, मेनली एल्गी है ना। एल्गी जो है वो एक प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन है। वो देखते हैं ना ग्रीन कलर का, लेक के ऊपर या किसी भी नदी या तालाब के ऊपर ऐसे करके जम जाता है, उसे एल्गी कहते हैं। चलिए, व्हाट इज डैम। डैम एक रिजर्वायर होता है जिसमें हम पानी को रोक देते हैं, एक बहुत बड़ा सा ब्रिज बना के एक तरफ पानी को रोक दिया जाता है। वाई डू वी सीक टू बिल्ड द लार्ज डैम। इरिगेशन के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट डालने के लिए कर लेते हैं, है ना। देखो बेसिकली काम क्या होता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जनरेट करने के लिए, और एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाए ताकि हम तराई के लिए पानी दे सके। ठीक है, ये हो गया। While building a large dam, which three main problems are there? तीन मेन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो सबसे पहला तो इकोनॉमिकल, आपको पैसा चाहिए बनाने के लिए। दूसरा, इन्वायरमेंट जो रहता है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, और इकोसिस्टम भी। तो तीन चीज हो गई, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस, पर्टिकुलरली स्टेट और कंट्री। ठीक है, मेंटेन अमंग द लोकल पीपल एंड मेंशन देम। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। व्हाट इज द नेम एंड डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आईलेंड्स। आंखों की जो इलास्टिसिटी है वो गायब ही हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ही गायब हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी बीमारी को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया, इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। हाउ इट इज करेक्टेड, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। जो स्पेक्स आते हैं उसमें वो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज होते हैं। ठीक है, मतलब वो उसमें एक ऊपर साइड जो रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, नीचे कॉनकेव रहता है, दोनों लेंसेज एक साथ रहते हैं। उसको यूज किया जाता है जिनको भी प्रेसबायोपिया नाम की बीमारी हो जाती है, मतलब जिनकी जो आई लेंस है वो इलास्टिसिटी पूरी लॉस कर चुकी है, ऐसे लोगों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी नहीं, ये सेक्शन सी होगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया। सेक्शन सी, सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का हमारे पास रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन टू कॉपर वेसल इफ इट इज लेफ्ट फॉर फ्यू डेज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग क्लीन। कॉपर वेसल को अगर हम एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें बिना साफ किए हुए, क्या होगा उसके साथ। देखो कॉपर जो है अगर उसको ह्यूमिड टेम्परेचर, मतलब ह्यूमिड मतलब वहां पानी होगा, पानी के साथ में होगा ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होगी हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब भी ऐसा कोई चीज हमारे पास बनता है तो जो कॉपर है, कॉपर CuCO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है बेटा, कॉपर
हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कॉपर जो है वो वाटर और ह्यूमिड मतलब वाटर और मॉइस्चर, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब आपस में मिलके ऐसे रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सेम ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है यहाँ पर, एक मिनट ना, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे SO2 गैस भी अवेलेबल हो। ये SO2 गैस भी हमारे पास CuSO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के जो कॉपर है वो ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बनाता है, जो कि कुल मिला के हमारे पास कॉपर का बेसिक होता है, मतलब बेस होता है, कॉपर बेस रहता है, मतलब CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, तो ये एक बेस है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है एन ओर, कोई भी एक ओर है, ऑन हीटिंग विद एयर गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कोई भी एक ओर ले लो, जैसे हमारे पास एक और आंसर ले लेते हैं। एक और दिया हुआ है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को अगर मैं ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnO प्लस SO2। ठीक है, ये बना लेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। नेम द मेथड ऑफ मेटलर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेथड हमारे पास रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी भी आप सल्फाइड ओर को अगर जलाते हैं तो वो जिंक ऑक्साइड में या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटल जो ऑक्साइड हमारे पास है, वेट, जो हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड है, वेट एक सेकेंड, जो हमारे पास ये मेटल ऑक्साइड है, जो जिंक ऑक्साइड हमारे पास है, इसका कार्बन से रिएक्शन कराएंगे, बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में निकालेगा जिंक। ठीक है, तो इट विल रिक्वायर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ये उसमें मदद करेगा। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं। ये जो दो लिखे हैं ये ऊपर वाले के आंसर हो गए। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, इसमें से कौन सा टेक प्लेस करेगा कौन सा नहीं करेगा। विच विल नॉट गिव सुटेबल रीजन फॉर इट, और उसके लिए सुटेबल रीजन भी दो। ठीक है, ऊपर वाला रिएक्शन तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, जिंक बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। क्यों कर देगा डिस्प्लेस कॉपर को, जिंक कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और आयरन डिस्प्लेस कर पाएगा क्या जिंक को, नहीं भाई, नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या अंतर है, देखिए रोस्टिंग ना सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होता है। जो रोस्टिंग होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन की जाती है विद सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल दे देते हैं, चलिए तो भैया एग्जांपल भी दे देते हैं। ऊपर वाले का एग्जांपल दे दो भाई, जिंक सल्फाइड, ये तो पहले लिखा था, अभी इसका रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये बनाएगा ZnO और SO2 गैस अलग हो जाएगी। ठीक, बैलेंस कर लेना। और सिमिलरली अगर मैं कैल्सिनेशन लूं तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, या कॉपर कार्बोनेट ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनाएगा, ये आगे चल के बनाएगा CuO और CO2 गैस अलग हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है नीचे वाली, ये विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो जिंक सल्फाइड होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा यहाँ अगर मैंने आपको पहले शायद ये बता दिया हो कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, नहीं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, शायद मैंने गलत बोल दिया हो, देख लीजिएगा आप एक बार। तो जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। जिंक सल्फाइड वाली जो रिएक्शन है, मतलब जो हमारे पास रोस्टिंग है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं होती है। शायद मैंने गलत बोल दिया था, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। जो कैल्सिनेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, थोड़ा सा अलग हो गया था शायद, चलिए कोई बात नहीं। ये उसके एग्जांपल से। अब यही जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर मैं कार्बन से करूंगा तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में बनाएगा जिंक। सिमिलरली अगर मैं कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर कार्बन से करता हूं तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में निकाल देगा कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय द रिडक्शन प्रोसेस। एक मेटल M है, वो मिडिल में आता है और उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी मिडिल में आती है और उसका रिडक्शन कराना है। ठीक है, गिव रीजन। तो M कौन सा मेटल हो सकता है, M एक मेटल हो सकता है जो कि हमारे पास कहलाएगा आयरन या जिंक। आयरन या जिंक एक ऐसे मेटल है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत लेस रिएक्टिव है। एक मेटल है M विच हाई अप रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है। क्या आ सकता है, सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ। माउथ के अंदर कैसा डाइजेशन होता है, देखो
माउथ में हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सिलाइवा। सिलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर उसको थोड़ा सा वेट कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, उसको बोलस कहते हैं, वो खाना नीचे उतर जाता है इसोफेगस से। तो सिलाइवा, सिलाइवा के अंदर होता है सिलाइवरी एमाइलेज। सिलाइवरी एमाइलेज, सिलाइवरी एमाइलेज। ये सिलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, जो बॉइल्ड स्टार्च होता है ना, बॉइल्ड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। BOILED, बॉइल्ड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? बॉइल्ड स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये माउथ का काम हो गया। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में तीन चीजें होती हैं। स्टमक में हमारे पास पेप्सिन होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। देखो इन सबको कंबाइंडली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इन सबको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इनिशिएशन करता है, पूरा नहीं कर देता, इनिशिएट करता है डाइजेशन। HCl जो होता है वो पहले तो एसिडिफाई कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर प्रोवाइड कर देता है फूड को, और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ये दो काम HCl करता है। म्यूकस क्या करता है? देखो जो म्यूकस है, CUS होता है, जो म्यूकस है, HCl एक कोरोसिव नेचर उसका होता है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग पे पूरा म्यूकस लग जाता है। जैसे मान लो ये स्टमक है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग पे यहाँ पे म्यूकस आके बैठ जाता है। स्टमक की इनर लाइनिंग पे ऐसे म्यूकस आके बैठ जाता है, ठीक है। तो जो भी HCl है, जो भी HCl है, वो HCl यहाँ पे रिएक्शन नहीं करने देता किसी भी चीज से, ठीक है। HCl यहाँ पे रिएक्शन नहीं करने देता किसी भी चीज से, इनर लाइन से। जो जब इनर लाइन से रिएक्शन नहीं करेगा तो कोरोसिव नेचर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, स्टमक हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास बेसिकली तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? पहला आता है बाइल। मैं मिटा देता हूँ बाकी सब। चलिए, बाकी सब तो आपने थ्योरीली मैंने आपको बता दिया है, आप ओरली वर्बली मैंने बता दिया आपको, बाकी आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एक मिनट। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन चीजें आती हैं। बाइल, बाइल क्या करता है? बाइल फैट के लार्जर ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। बाइल में मेनली ऑर्गेनिक सॉल्ट या ऐसी सब्सटेंसेस होता है जो कि मतलब सॉल्टी होते हैं, बेसिक होते हैं, जो कि फैट जो होता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सिफिकेशन करता है। मतलब लार्जर ग्लोब्यूल को, अगर फैट का कोई इतना बड़ा ग्लोब्यूल है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट देगा, ठीक है, ऐसा कर देगा वो। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है, तो बाइल आ गया। दूसरा, बाइल के सिवा क्या आता है? पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में बाद में आता है, पहले हम आते हैं पेनक्रिएटिक जूस में आते हैं, सॉरी, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस पहले पढ़ते हैं, आखिरी वाला इंटेस्टाइनल जूस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है? देखिए, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? तीन चीजें, लिपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। देखिए, हमारे पास जो एमाइलेज है ना, ये जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसको डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और हमारे पास जो लिपेज है, लिपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। तो तीन चीजें हमारे पास, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को डाइजेस्ट करता है। चलिए, और हमारे पास बाइल हो गया, पेनक्रिएटिक जूस हो गया, एक होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? सुनो, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से निकलता है, ये सारे ही चीजें जो बची हुई हमारी चीजें हैं, सभी चीजों को पूरी तरह से डाइजेस्ट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो करता है वो कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज टाइप ए ब्लड, हैज अ वाइफ विद टाइप बी ब्लड। मान लीजिए एक आदमी है, उसका टाइप ए ब्लड है, ठीक है, और जो बीवी है उसका ब्लड जो है वो टाइप बी है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब सुनिए आराम से, है ना। देखिए, एक जो इंसान है उसका टाइप ए ब्लड है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर IA, IO दोनों पाया जा सकता है मैन के अंदर। जो वुमन है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? IB, IO, ठीक है। इन दोनों में से ओ रिसेसिव जीन होता है, ए डोमिनेटिव जीन होता है। ओ रिसेसिव जीन होता है, बी डोमिनेट जीन होता है, मतलब ऐसा।
इनको क्रॉस कराएंगे तो आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ, क्रॉस करेंगे तो आई ए और ये ओ साथ में क्रॉस होगा, मैन साथ में वुमन साथ में, ऐसा करके इनके जीन, तो आई ए और आई बी बनेगा। फिर आई ए यहीं रह जाएगा, आई बी यहाँ आई ओ आ जाएगा, तो आई ए आई ओ आ जाएगा। फिर इधर यहां से आई ओ इधर आया, आई ओ के साथ आई बी आ जाएगा, और एट द लास्ट आई ओ और आई ओ, तो ये चार आ गया, 1 2 3 4। तो एक ब्लड ग्रुप जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये डिफाइन करेगा यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आने वाला है वो ए हो, ये डिफाइन करेगा कि ब्लड ग्रुप हमारे पास बी हो, और ये डिफाइन करेगा कि ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ हो। तो क्या ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है? यस आ सकता है। क्या चांसेस है? 1:2:1 चांसेस है। सॉरी 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 सॉरी, चारों की एक चांसेस है, 2 कहां से आ गए? 1:1:1 चांस है, मतलब ए बी का एक चांस है, ए का एक चांस है, बी का एक चांस है, ओ का भी एक चांस है, मतलब कितना? 25%। ईच का कितना परसेंट है? 25%। इसका भी 25% चांस है, 25% इसका भी चांस है, 25% इसका भी चांस है, सबके 25% चांसेस है। ठीक है। गिव द जेनोटाइप ऑफ ऑल द थ्री, सबका हमने जेनोटाइप बता दिया है। What other blood group can be expected in the future of the offspring by the couple? और क्या आ सकते हैं? तो ये मैंने सारे आपको लिख के दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका डायग्राम कुछ यूं होता है, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसे होता है। ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है? पहला, ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स है ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, और ये डाइवर्जिंग है। ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जो है उसका मिडिल पार्ट थिक होता है, और इसका यहां पे मिडिल पार्ट थिन होता है। कॉनकेव में मिडिल पार्ट थिन होता है, और इसका अपोजिट इसके आउटर पार्ट्स थिन होते हैं, आउटर पार्ट्स थिन होते हैं, इसके आउटर पार्ट्स थिक होते हैं। ठीक है। तो एक ये भी डिफरेंस है कि जो भी लाइक आउटर पार्ट्स है, जो भी एंडिंग पार्ट्स है वो थिन, ऐसे लिख देंगे, इसका जो एंडिंग पार्ट्स है वो थिन होता है, इसका एंडिंग पार्ट थिक होता है। तीसरा, इसका जो एंड है वो, इसका जो मिडिल है वो थिक है, इसका मिडिल है वो थिन है। चौथा पॉइंट हम एक और डाल सकते हैं इसमें कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स है इसका जो फोकस होता है ना वो रियल फोकस होता है। ठीक है। इसका फोकस कैसा होता है? रियल। इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है। कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। एक सेकेंड, वर्चुअल फोकस है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है, द गिवन फिगर शोज अ बैटरी। एक बैटरी है इसके अंदर। ठीक है। दो बल्ब है। ठीक है भाई, दो बल्ब है, ये एक बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2। ठीक है, ये दोनों लगा दिए, बहुत बढ़िया। कंप्लीट द डायग्राम कंप्लीट करो। और इन बल्ब को आप कैसे ज्वाइन करोगे? अरे पैरेलल करोगे या सीरीज करोगे? पैरेलल या तो सीरीज, दोनों में से कोई काम करता है आदमी। ठीक है, तो हम पैरेलल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? जैसे लगाएंगे कि जैसे मान लो एक बल्ब अगर खराब भी हो गया तो भी हम दूसरा बल्ब चला सके। तो कैसे बनाओगे? सुनो, पहले क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 1 और ये यहाँ पे बल्ब को इससे जोड़ दिया, एक वायर लिया, यहां से लिया, इससे जोड़ दिया। ठीक है। अब एक वायर यहां से उठाया और उसको स्विच में लगा दिया, और यहां से एक वायर लगा के बैटरी में, और यहां से जो दूसरा वायर है उसको लगा दिया बैटरी में। मतलब कुल मिला के देखिए, हम आप पैरेलल सर्किट कैसे बनाते हैं? एक बल्ब बनाएंगे ऊपर, सॉरी, एक बल्ब बनाएंगे ऊपर, एक बल्ब बनाएंगे नीचे, एक बैटरी लगाएंगे नीचे, एक की लगा दिया आपने, और यहां देखिए अभी जो ये एक बात समझिए है ना, यहां से आप पूरा डायग्राम एक बार में समझ जाएंगे। जो की है, की का एक पॉइंट टर्मिनल ऑफ द बैटरी में लगा दो। देखो ये हमारा की है, की का एक पॉइंट टर्मिनल ऑफ द बैटरी में लगा है। ठीक है। इसके बाद जो बल्ब है, बल्ब के जो बीच में करेक्शन है,
इसका एक पॉइंट बैटरी में लगा है, तो बल्ब के जो जहां पे बल्ब को कनेक्ट किया जिन दोनों से, उनके बीच में एक वायर लिया है, उनको ज्वाइन कर दिया है हमने यहाँ पे बैटरी से। देखो ये बैटरी से कनेक्ट किया ना, ठीक है, बैटरी पे जा रहा है, ये बैटरी पे गया, ये जाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बैटरी पे जाके कनेक्ट कर दिया, ठीक। दोनों बल्ब को आपस में ज्वाइन कर दिया, मतलब बल्ब का ये पॉइंट, मतलब ये जो दो एंडिंग, एक ये दिया हुआ है, ये एंडिंग, और बल्ब की दूसरी एंडिंग, ये एक यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये बल्ब का मिड एक बैटरी के साथ, ये बल्ब का मिड एक स्विच के साथ लगा दिया था। ये देखो, ये बल्ब का ये वाला पॉइंट एक स्विच के साथ लगाया, तो ये बल्ब का एक पॉइंट ये स्विच के साथ में ज्वाइन कर दिया। देखो जो डायग्राम आप बनाते हो ना, वही डायग्राम यहां भी बनाना है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सर्किट ये दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बताइए वैल्यू कितना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल, सुनो, ये 3 है, ये 6 है, तो 6 और 3 कितना आ गया, पहले तो R1 और R2 जोड़ लिया, R1 प्लस R2, 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, ये 12 है, ये 3 है, तो R1 प्लस R2 मतलब R1 डैश R2 डैश, 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, ठीक है। अब एंड करंट निकालिए। अब टोटल रेजिस्टेंस तो ऐसा नहीं निकलेगा, पहले ये दोनों तो पैरेलल में, अरे ये देखो ना पैरेलल में, आपस में पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या है, 1/9 प्लस 1/15, एक सेकंड 1/9 प्लस 1/15, 15 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 और 15 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, 3 बार में 5, 3 बार में 3, 3 बार में 1, 5 बार में 1, 5 बार में 1, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये आ गया 45। ये इससे काट दिया, कितना आ गया अपने पास 5, ये आ गया 3, तो आ जाएगा 8/45, तो 1/r आ गया, तो r कितना आ जाएगा 45/8। जो नेट रेजिस्टेंस है वो 45/8 आ रहा है, ठीक है। चलो नेट रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। करंट निकालिए, एंड करंट भी निकालना है थ्रू 60 वॉट, 60 ओम्स आएगा वैसे, 6 ओम आएगा वैसे, 6 ओम, ये थोड़ा गलत आ गया है ना, 6 ओम आएगा। 6 ओम रेजिस्टर से बताइए कितना जाएगा। तो पहले मैं आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट कर लीजिए इसको, नहीं किया मैं 1 सेकंड रुक जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद एक सेकंड, अब हमें यहां निकालना है करंट कितना जा रहा है थ्रू द रजिस्टर 6 से कितना करंट जा रहा है, तो I इज इक्वल टू V/R, तो हमारे पास I इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास है 4, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 6, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2/3, ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई। चलिए इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस, ये 12 ओम आ रहा है, W कौन लिख दिया, चलिए 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस गुजरेगा, तो 12 वाले से कितना पोटेंशियल गुजरेगा ये निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो है ना सीरीज में, पूरे सीरीज में एक ऐसा पोटेंशियल यहाँ पे जाने वाला है, सॉरी अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। अब तो वोल्टेज निकालना है, तो पहले तो करंट निकाल लेंगे, तो करंट कितना जाएगा, सुनिए पहले करंट निकालने के लिए दोनों का रेजिस्टेंस कंबाइन, नीचे वाले का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15, तो सुनो V इक्वल टू IR, तो हमारे पास यहां पर 15 रेजिस्टेंस है, करंट की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो हमारे पास है 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 4/15, I इज इक्वल टू जाएगा 4/15, तो ये I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 4/15, एक मिनट, I इज इक्वल टू आ गया 4/15, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर अगर हम निकालेंगे वोल्टेज थ्रू द 12 ओम्स, V इक्वल टू IR, I कितना है 4/15 और रेजिस्टेंस कितना है 12, तो 3 की टेबल से काटा तो 4, 3 की टेबल से काटा तो 5, ये आ जाएगा 16/5, ये आ गया वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे 12 ओम्स में 16 इतना वोल्टेज, इतना वोल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है। इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। इथेनॉइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, कैसे बनेगा देखिए, कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, C डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड विद H, ये आ गया CH3COOH का स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन मतलब क्या होता है 5
5 मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन लगाए। 5 कार्बन में एक में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, और इस वाले पे 1 हाइड्रोजन ऊपर। एक सेकेंड, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक आ गया ये ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। अब तीसरा वाला क्या है? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन क्या होता है? देखिए हमारे पास पहले तो आपको बनाना है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब चार, 1 2 3 4 कार्बन। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, डबल बॉन्ड वो यहाँ लगाना है। इसके बाद 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये आ गया ब्यूटेनॉन। इसके बाद हेक्सेनल। हेक्सेनल क्या होता है? देखिए पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाओ। हेक्सेनल, अल मतलब होता है एल्डिहाइड, तो डबल बॉन्डेड O विद H लगा दिया। ठीक है, बाकी सब में हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर बगल में यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, बस ये डन है। तो ये हेक्सानल बन गया। आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हम बना सकते हैं? तो ब्रोमोपेंटेन का ऑब्वियस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ब्रोमीन को यहाँ से हटाओ, किसी और पोजीशन पे लगा दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन एकदम एंडिंग पे लगाया ना, यहाँ मत लगाओ, बीच पे कहीं लगा दो। अरे यार ऐसा देखो CH, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, या मिटा देता हूँ, एक आध हटा के बता देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे, सुनिए। ये आ गया H C H H CH2 ऊपर नीचे, C एक Br आ गया ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, C H एक H नीचे, और एक H H और एक ही H, ये आ गया ब्रोमोपेंटेन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और में, व्हाट हाउ इज विनेगर मेड। विनेगर कैसे बनाता है? बेसिकली विनेगर है क्या? विनेगर में कुछ नहीं है, बस जैसे 4 या 5% अगर आप एसिटिक एसिड लें और बाकी उसको पानी के साथ ऐड कर दें, मतलब 4 to 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसको हम क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। ठीक है, मतलब एसिटिक एसिड मतलब CH3 COOH में अगर हम पानी ऐड कर दें, CH3 COOH में अगर हम क्या ऐड कर दें? पानी ऐड कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम विनेगर कहते हैं। चलिए, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ऐसा कोई भी एसिटिक एसिड जिसमें जिसमें पानी की क्वांटिटी जीरो हो, जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 16 से 17 के बीच में होता है, 16.67 या 68 ऐसा कुछ होता है, तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए, वाई इज ब्यूटेनाइक एसिड इज अ वीक एसिड? क्योंकि पानी के अंदर जब भी आप ब्यूटेनाइक एसिड को डालेंगे ना, तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द टू कंपाउंड फॉर्म बाय ईस्टर। ऐसे मतलब नाम और फॉर्मूला बताओ दो कंपाउंड के जो फॉर्म होते हैं ईस्टर से। ठीक है, अब क्या बनता है ईस्टर से? एक मिनट, ईस्टर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड विद C2H5, ये ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर में अगर मैं NaOH को ऐड कर दूं तो क्या बनाएगा? सोप का प्रिपरेशन होता है बेटा। किसका प्रिपरेशन है ये? सोप का। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक अल्कोहल CH3 CH2OH, और एक मिलेगा मुझे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे बनेगा? CH3 COOH, ये दो चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का क्या काम है? ओवरी ना, पहली बार जो भी एग्स हैं, मंथली वाइज जो एग्स बन रहे हैं फीमेल्स के अंदर, वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो ओवरी प्रोड्यूस करती है। जो ईस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? वो भी ओवरी प्रोड्यूस करती है। तो ये पर्पस हो गया ओवरी का। ठीक है, ओविडक्ट क्या करता है? सुनो, ओविडक्ट के अंदर जो भी एग आता है वो फर्टिलाइज होता है, स्पर्म से। तो मतलब जो ओविडक्ट है वो पैसेज है, किसका पैसेज है? एक्स का। एक्स जो आते हैं ओवरी से निकलते हैं। अरे यार ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ है, मैंने बनाना नहीं आ रहा ढंग से। चलो ठीक है,
ठीक है सुनो, तो ये हमारे पास जो एक सेकेंड, जो ओवरीज है वो यहाँ पे, यहाँ से एग सेल्स निकलते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो ये ओविडक्ट है बीच में, तो ओविडक्ट ऐसा पैसेज काम करता है। ठीक है, मेंशन द चेंज ऑफ यूट्रस अंडरगोज व्हेन इट हैज रिसीव अ जायगोट। जायगोट क्या होता है? जब भी स्पर्म और ओवम मतलब स्पर्म और जो ओवरी में से निकलने वाला जो ओवम है वो जब भी मिल जाता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वहां पे जो बनता है वो जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर अगर जायगॉट रिसीव कर रहा है, जायगॉट मतलब जो बिल्कुल एकदम वेल न्यूट्रिशन जिसको मिलने वाला है, अगर वो एग बीच में आ रहा है, जायगॉट अगर बीच में आ रहा है, तो यूट्रस वॉल ऑफ लाइनिंग वहां पे बन जाएगी। वहां पे यूट्रस वॉल ऑफ लाइनिंग से प्लेसेंटा आएगा, प्लेसेंटा धीरे धीरे बढ़ेगा, वो एम्ब्रियो जो रहेगा वो कनेक्ट होगा, वो फीटस में कन्वर्ट होगा, वो एम्बिलिकल कॉर्ड वहां पे बन जाएगी। प्लेसेंटा बैरियर आएगा, कौन सा फूड आना है कौन सा फूड जाना है, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, वेस्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकालेगा, तो यूट्रस वॉल ऑफ लाइनिंग है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये सारे काम वहां पे होंगे। अगर नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो भी यूट्रस वॉल ऑफ लाइनिंग है वो पूरी की पूरी वहां पे ऐसे लाइक ऐसे ब्रेक हो जाएगी और यू मतलब ब्लड के फॉर्म में वहां से जितने भी एग्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा मेनली फूड को और वेस्ट को निकालने का काम करता है। फूड को दे दिया बेबी को और बेबी का जो भी वेस्ट है वो निकालने का बाहर काम करता है। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डेंड्राइट बन गए। और हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, एक सेकेंड, एक्सॉन है, और ये इसके बाद ये नर्व एंडिंग है। ये नर्व एंडिंग है और ये बीच में हमारे पास सेल बॉडी है। तो डेंड्राइट क्या करता है? जो भी मैसेज है डेंड्राइट उसको लेता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ये बॉडी से भेजता है। तो ये एक्सॉन एंडिंग, ये यहाँ पे हमारे पास जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट से मैसेज आता है, ये सेल बॉडी, सेल बॉडी से थ्रू ये हमारे पास ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, और एक्सोनल एंड पे जाके चला जाता है, नर्व एंडिंग पे जाके चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हमारे पास एक चीज आता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्स, SYNAPES। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको केमिकल में कन्वर्ट करके यहाँ सिनेप्स मतलब एक नर्व एंडिंग और जो दूसरा नर्व सेल है उसके बीच में, एक नर्व एंडिंग और जो दूसरा सेल है उसके बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया जाता है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है पहले इसको लिए यहाँ से कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इसको माइलिन शेड के थ्रू, जो बीच में एक्सॉन है, एक्सॉन के थ्रू उसको भेजा, भेजने के बाद यहाँ पे जो गैप है सिनेप्स, उस सिनेप्स में उस केमिकल को डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है थिन कन्वर्जिंग लेंस, एक थिन कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। फॉर्म अ रियल और मैग्नीफाइंग इमेज, एक रियल और मैग्नीफाइंग इमेज बना रहा है वो। ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। आपको ये बताना है कि राइट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केसेस, दोनों केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखो एक बात समझो, जब भी हमारे पास रियल इमेज बनेगा, तो रियल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को हम रियल और मैग्नीफाइड, देखो कॉन्वेक्स लेंस में कुल मिला के 6 केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में जो 6 केसेस होते हैं उनमें से 5 केसेस में रियल इमेजेस बनते हैं। रियल और मैग्नीफाइंग कब बनता है वो समझना है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब एक बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है, मैग्नीफाइंग नहीं बनता। जब इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में होता है तो भी छोटा इमेज बनता है। अब जब कर्वेचर पे होता है तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। जब वो कर्वेचर और फोकस के बीच मतलब और F1 के बीच में होता है तब जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइंग इमेज बनता है और वो इमेज रियल भी होता है। ठीक है, मतलब यहां पर जब पहला वाला जो आंसर है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 एंड F1 के बिटवीन होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा तब। सेकेंड, अच्छा सॉरी, इसी में
मैग्नीफाइंग वर्चुअल मैग्नीफाइंग इमेज का बनता है, देखिए वर्चुअल मैग्नीफाइंग इमेज हमेशा याद रखिएगा एक ही कंडीशन में बनेगा, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, एक ही केस में बनेगा जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, जब कहा हो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्या दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम। इनका रे डायग्राम बनाइए, इनका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। आइए देखिए, ये हमारे पास लेंस है, तो पहले हमने लेंस बना ली, लेंस का ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। ये आ गया F1, ये आ गया F2, ये आ गया 2F1, ये आ गया 2F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है तो एक रे जाएगा AB, तो दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रे कहाँ से गुजरेगा, F2 से। फिर एक जो रे है वो जाएगा F2 से एंड इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा रहेगा, इमेज का साइज बड़ा रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा रहेगा, इमेज का साइज बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए ये A डैश और B डैश बनाएगा। अब दूसरे वाले का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आपके पास लेंस है, ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 आ गया, ये वाला 2F1 आ गया ऑब्जेक्ट को, और ये आ गया आपके पास F2, ये आ गया 2F2। जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे तो एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और F2 से गुजरेगा, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। ये दोनों रेज वर्चुअली मिल जाएंगी टू द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे आके मिलेंगे। एक सेकेंड, इमेजेस जो है वो सेम साइड पे आके मिल जाएंगे। अच्छा, थोड़ा इधर बन गया, ठीक है, A डैश B डैश, तो ये दोनों ही इमेज मैग्नीफाइंग है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज आपको ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज आपको ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन ये रियल इमेज है और ये वाला वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और ये भी मैग्नीफाइंग है और ये भी मैग्नीफाइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाला पढ़ते हैं। हाउ विल यू फॉलोइंग बी अफेक्टेड ऑन कटिंग द लेंसेज। मान लीजिए जो लेंस है आपके पास, ये एक पूरा लेंस था, इस पूरे लेंस को मैंने आधे में आधे काट दिया, आधा मतलब ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पूरा मैंने निपटा ही दिया है इसको। वो यही बोल रहा है, हाउ विल यू फॉलोइंग अफेक्टेड द कटिंग इनटू दिस लेंस, कटिंग दिस लेंस इनटू द टू हाफ्स, दो हाफ्स में अगर मैं इसको काट दूं, ऊपर वाला निपटा ही दूं पूरा, फोकल लेंथ में क्या असर आएगा, फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं आएगा, फोकल लेंथ सेम टू सेम रहेगा, नो चेंज, नो चेंज इन फोकल लेंथ। और वेयरएस इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो इंटेंसिटी होगी, अगर मैं लेंस को आधा काट दूंगा तो इंटेंसिटी जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी, जो भी इंटेंसिटी पहले थी उससे 1/4 इंटेंसिटी ही बचेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, ऋषि वेंट टू पामिस्ट, एक पामिस्ट के पास गए, टू शो हिज पाम, अपना पाम दिखाने के लिए। द palmist used a special lens for this purpose, उसने एक स्पेशल लेंस यूज किया। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ द लेंस बताइए। देखिए हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, इस केस में 6 नंबर के केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो जो पामिस्ट है वो लेंस को बहुत पास में रखता है, पास में रखने की वजह से जो भी हमारे हाथ का जो जो भी लकीरें हैं, जो भी चीज है, दैट वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग होकर उसको दिखता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग इमेज पाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ता है, इसीलिए हमें मैग्नीफाइंग इमेज मिलता है। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, कन्वर्जिंग है। जो नेचर ऑफ द लेंस है वो कैसा है, वो कन्वर्जिंग है। तो पहले वाले का आंसर है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हमें मिलेगा। रीजन फॉर यूजिंग इट, रीजन इसको क्या है यूज करने का, क्योंकि हमें जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा और हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखेगा। ठीक है, इसके बाद वेयर शुड द palmist प्लेस, कहां पे प्लेस करना चाहिए, पहले बता दिया, फोकस यानी F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में, फोकस एंड सेंटर के बिटवीन में। इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, अगर फोकल लेंथ अगर हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अगर फोकल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर,
और जो लेंस है वो 5 सेंटीमीटर हमें दूर रखा हुआ है फ्रॉम द पाम। लेंस फॉर्मूला का यूज करो और पोजीशन और द साइज ऑफ द इमेज हमें बताओ। तो फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ है आपके पास 10, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। तो 1 अपॉन में एफ आ गया 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी। वी कितना आ रहा है, वेट वी कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, वी हमको निकालना है, और u हमें कितना दिया हुआ माइनस का 5। तो 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में 5, इधर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 माइनस 2 1/v। तो आपका जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन है वो आ जाएगा माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और v का वैल्यू आ जाएगा -10। जो आपके पास इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10, एक मिनट यहाँ मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास इमेज है वो -10 सेंटीमीटर मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा है इसलिए। चलिए और क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड इसका इमेज भी बन जाएगा, एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। तो पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज तो हमारे पास दिया नहीं, लेकिन तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ले लो। तो -10 अपॉन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दूर, तो -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन आ गया 2। तो जो भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसका दुगना इमेज हमें मिलने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर का है हाइट अगर ऑब्जेक्ट का, तो हमें 6 सेंटीमीटर का दिखने वाला है, ठीक है। चलिए द फोकल लेंथ, हाँ यही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड केयरफुली द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इसको अच्छे से पढ़िए। ये हमारे पास सेक्शन ई है, यहाँ लिखा नहीं है, ये सेक्शन ई है, और यहाँ से हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड प्रॉब्लम पे ये क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल द पीएच 7, ये बहुत बार आ चुका है। जो इससे पिछले सैंपल पेपर है उसमें भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट का जो पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है, तो वो बनाता है NaCl है। दिस इज the salt that is used in the food. Some salt is called rock salt. Bed rock salt was formed at sea beyond age dried up. The common salt thus obtained is an important raw material for various material of the daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, ये सब बनता है। इफ गिवन एसिड आर फॉस्फोरिक, मान लीजिए आपको कुछ एसिड दिए हैं जिसमें कि फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO3, कार्बोनिक एसिड H3CO3, H2CO3 सॉरी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन विच एसिड डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। देखिए हर एक एसिड एसिडिक सॉल्ट बनाता है सिर्फ कार्बोनिक एसिड को छोड़ के, ठीक है। H2CO3 जो है वो कार्बनिक सॉल्ट वो है वो नहीं बनाता है, बाकी सारे के सारे सॉल्ट्स बनाते हैं। चलिए तो कार्बनिक सॉल्ट इज द राइट आंसर, वो सॉल्ट नहीं बनाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है वो ये पूछ रहा है। तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन गैस से करा दूंगा तो ये बनाएगा CaOCl2, और साथ में यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन वाटर, साथ में यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है हमें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एड्रेनलिन जो है वो सीक्रेट करता है डायरेक्टली टू द ब्लड एंड कैरीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द टारगेट ऑर्गन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू एक्ट इंक्लूड द हार्ट। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। हमारे मसल पे ज्यादा ऑक्सीजन आने लगता है जब भी हार्ट बीट फास्ट होती है, जब भी एड्रेनल हार्मोन निकलता है। सुनो, जब भी एड्रेनल हार्मोन निकलता है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है, हार्ट बीट फास्ट होती है तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड के फ्लो बढ़ने से हमारे मसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड आता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। चलिए आगे दिया हुआ है, द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम and the skin reduced to contact to the muscle around the small artery of this organ. This divert the blood to our muscle cell
द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स। हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो डायफ्राम है वो भी सिकुड़ जाता है। All these response together enable the animal body to read it, deal with the situation। ये जो कंडीशन है ये एनिमल बॉडी को रेडी करता है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए, इमरजेंसी की सिचुएशन से डील करने के लिए। सच एनिमल हार्मोन पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन से होता है और ब्रेन के अलावा हार्मोन से होता है। तो ये जो चीज है ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर ऐसा हार्मोन है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर है, जो कि एक सेकेंड वे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, चलिए, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो दो चीज से होता है। एक होता है सीएनएस से, सीएनएस पीएनएस, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, सीएनएस पीएनएस कंबाइनली नोन एज नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंडली it is done with the help of endocrine system। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है उसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन, एड्रेनलाइन है ना जो भी है। वेयर आर द एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। किडनी के ऊपर होता है। जो दो किडनीज होती है ना, ऐसे यहाँ पे जगह नहीं है बनाने का, देखिए जो दो किडनीज होती हैं, मैं मिटा देता हूँ, ये जो दो किडनीज होती हैं उन किडनीज के ऊपर होता है ये। जैसे किडनी होती है ना, एक सेकंड थोड़ा गलत, एक किडनी ये हो गई, एक किडनी ये हो गई, जिसमें ये आर्टरीज आके और वीन्स आके, रीनल आर्टरी रीनल वीन्स आके जैसे जुड़ी हुई होती हैं, उनसे जाके ये जुड़ता है और ये बनाता है आगे चल के। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ग्लैंड होता है वो एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, इसके ऊपर जो ग्लैंड होता है ना, इस ग्लैंड को हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू द एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। जैसे ही एड्रेनलिन ब्लड के अंदर आता है तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है। देखिए, एड्रेनलिन जो हार्मोन है ना, ये इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है। इमरजेंसी के टाइम पे फिर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, वो जाता कहाँ है? ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही वो जाएगा तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड हाई हो गया है। डिमांड जैसे ही हाई हुआ है तो एड्रेनलिन हार्मोन आया। एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हर एक सेल्स तक ब्लड जाएगा, और हर एक सेल तक अगर ब्लड जाएगा तो वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करेगा। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने से वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। मतलब ज्यादा, कुल मिला के इमरजेंसी में एनर्जी का क्वांटिटी ज्यादा होता है। इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी में एनर्जी का सप्लाई ज्यादा होता है। अब एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए तो ब्लड फ्लो तेज कराना पड़ेगा। ब्लड फ्लो तेज कराने से हमारे पास हार्ट बीट का भी बढ़ना चाहिए, मतलब हार्ट बीट भी ज्यादा होनी चाहिए। हार्ट का रेट जो है, ब्लड का फ्लो है, वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, अच्छे से पढ़िए, आंसर द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। ये ना जो हमारे पास हर एक सैंपल पेपर के अंदर ये जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज अ कांस्टेंट वन, ये हर बार आता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आंसर कर रहा हूँ इसका। what would be the strength of magnetic field inside the current carrying straight solenoid। ये जो आपको सोलेनोइड दिख रहा है ना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी? तो वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा, FORM, यूनिफॉर्म होगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी स्ट्रेंथ है वो पूरे सोलेनोइड के अंदर एक जैसा होता है। चलिए, which end is in the north and which end is in the south pole when current flows through the solenoid। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा एंड नॉर्थ का होता है, which end is the south when current flows through the solenoid। सोलेनोइड में जब भी करंट अंदर जाता है, देखिए कुल मिला के आप ऐसा याद रखिए कि जहां से करंट एंटर कर रहा है, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है ना, तो जहां से भी करंट एंटर कर रहा है वहां पे होता है साउथ पोल, और जहां से करंट लीव आउट कर रहा है वो होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, या ऐसा भी याद कर सकते हैं, जहां से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जहां से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है उसे हम, जहां भी करंट क्लॉकवाइज जाता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। जहां से करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो दो दिया हुआ है। अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग
current produce magnetic field B along its axis. If the current is double and the number of turn in centimeter is half, then what will be the new magnetic field? वो बोल रहा है मान लो करंट को मैंने डबल किया, जैसे मैं करंट को डबल कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई, लेकिन मैंने तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ भी कर दिए। तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। करंट यहाँ डबल कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दी, मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ करंट बढ़ाते तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते, डबल कर देते, तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर जितना आपने बढ़ाया उतना तो आपने डिक्रीज कर ही दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रह जाएगा, एज अ कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साल भर बहुत मेहनत के साथ यूट्यूब चैनल पे हमने और हमारी टीम ने ऐसे काम किया हुआ है और बहुत सारा कंटेंट इस पर डाला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा सिलेबस है 10th क्लास के साइंस का, ताकि हम 11th 12th का भी सिलेबस इस पे डालने वाले हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। हम टेलीग्राम चैनल भी डालेंगे अपना, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आगे चल के 11th 12th का केमिस्ट्री भी आपको इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।